जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं वो हैं कॉलाइड, कॉलाइडों का वर्गीकरण और क्रांतिक मिसेल सांद्रता। इन टॉपिक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको कॉलाइड का परिचय कराते हैं। थॉमस ग्राहम के अनुसार पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं क्रिस्टलाव और दूसरे होते हैं कॉलाइड। क्रिस्टलाव क्या होते हैं? क्रिस्टलाव को क्रिस्टलॉइड्स के रूप में जाना जाता है इंग्लिश में। वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पत्र यानी पार्चमेंट पेपर या किसी जंतु झिल्ली इससे आसानी से विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाव कहते हैं। जैसे यूरिया, ग्लूकोस, शर्करा, बहुत सारे अकार्बनिक लवण इसी तरह के उदाहरण हैं जो क्रिस्टलाव की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है वो है कॉलाइड। कॉलाइड शब्द ग्रीक जो वर्ड हैं कोला और इडियो से लिया गया है। कोला मीन्स क्या होता है? ग्लू। कोला मीन्स क्या होता है? ग्लू। ग्लू मीन्स गोंद। और इडियोस मीन्स लाइक। लाइक क्या होता है? के समान। तो कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स मीन्स क्या हो गया? गोंद के समान, मीन्स ग्लू लाइक। ग्लू लाइक। तो कॉलॉइड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉलो प्लस इडोस मीन्स कॉलॉइड्स। तो ये क्या हो गया? ग्लू के समान, ग्लू लाइक यानी गोंद के समान। कॉलाइड का शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉलाइड का शाब्दिक अर्थ होता है गोंद के समान। कॉलाइड्स क्या हैं? वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पत्र यानी पार्चमेंट पेपर अथवा जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते, कॉलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन आदि। डिफरेंस क्या क्रिस्टलॉइड्स में और कॉलॉइड में? डिफरेंस यही है कि जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं यानी क्रिस्टलाव जो होते हैं वो पार्चमेंट पेपर से विसरित हो जाते हैं, जबकि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होते हैं। पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशंस। दूसरे हमारे पास होते हैं कॉलाइडी विलयन, कॉलाइडल सॉल्यूशन। तीसरे होते हैं निलंबन यानी सस्पेंशन। तीन प्रकार के जो विलयन हैं, यदि हम फिगर में देखें तो हमारे पास एक जो फिगर है इसमें जो पार्टिकल्स हैं छोटे साइज के हैं, स्मॉलर साइज के हैं। दूसरे वाले फिगर में इनका जो साइज है इसकी अपेक्षा कुछ बढ़ गया है। तीसरे वाले में देखिए यहां जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। मीन्स क्या है? वास्तविक विलयन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, अथवा हम कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, अथवा हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होता है। जबकि कॉलाइडी विलयन में विलय के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, अथवा हम कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो सकता है, अथवा 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के मध्य होता है। जबकि तीसरे प्रकार के निलंबन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं उनका साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं उनका साइज 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होता है।
अर्थात इनकी साइज के अनुसार तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन, एक निलंबन। वास्तविक विलयन जिनके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, कोलाइडी विलयन जिसके पार्टिकल्स जो वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं और जो निलंबन है उससे छोटे होते हैं, और निलंबन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार हम किसी नहर से पानी भर लाते हैं तो उसको कांच के गिलास में देखते हैं आप, कई बार उसमें रेत आ जाता है, तो रेत जो है कांच के गिलास में पानी के साथ अब चमकता है तो वो सस्पेंशन होता है। इसी प्रकार आपने देखा हो धुआं, वो कोलाइडल जो स्टेट होती है। इसी प्रकार आप घर में देखते हैं बहुत सारे ट्रू सॉल्यूशन है, हमारे पास कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनमें पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब वास्तव में कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं का एक इस्मांगी तंत्र होता है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइडी विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस क्या होता है? सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। कोलाइडी विलयन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें विलेय, यहां पर विलेय को क्या बोलेंगे हम? परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेस। कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों को क्या कहा जाता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। विलायक के कणों को क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं का एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के बहुत बारीक कण कहां पर उपस्थित होते हैं? विलायक जिसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं में उपस्थित रहते हैं। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में विलीन रहती है। अब हम कोलाइडों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। हम कोलाइड्स को 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर पहला वर्गीकरण करेंगे। दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर, अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर दूसरा वर्गीकरण हो जाएगा। तीसरा होगा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण किस प्रकार के हैं इसके आधार पर होगा। चौथा होगा परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, और पांचवा और वर्गीकरण होगा इसका परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर। इस तरह से कोलाइडी कणों का वर्गीकरण 5 प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र संभव हैं, कोलाइडी निकाय संभव हैं। कौन कौन से हम आपको डिटेल से बताते हैं, एक एक करके हम 8 प्रकार आपको बताएंगे। पहला जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। ध्यान देने की बात है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है? ठोस, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ठोस सॉल। जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसका नाम क्या होगा यहाँ पर? ठोस सॉल यानी सॉलिड सॉल। इस तरह के कुछ जैम्स यानी जो कुछ रंगीन कांच और रत्न जो होते हैं वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के रत्न होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर अंगूठी वगैरह में हम यूज करते हैं, तो वो इसी का एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है हमारे पास? द्रव, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? एक कोलाइडी विलयन बना देते हैं, उसको कहते हैं जेल।
क्या कहते हैं? जेल। जेल में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? द्रव, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस। एग्जाम्पल क्या है इसके? जेल हुआ, जेली, पनीर, मक्खन, बूट पॉलिश। बूट पॉलिश आप सब लोग जानते हैं, मक्खन आप लोगों ने देखा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो जेल की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो बनता है इसमें, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? एक ठोस झाग या फेन कह सकते हैं इसको। जैसे समुद्री झाग, समुद्र का पानी एकत्रित हो जाता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में, इस तरह का समुद्री झाग बन जाता है। स्टाइरिन फोम, जो गद्दे वगैरह आपने देखा होगा फोम के, वो स्टाइरिन फोम, ये इसी तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि ठोस झाग या फेन के रूप में होते हैं। तो इसमें गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है। नेक्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या है यहां पर? सॉल। इस कोलाइडी विलयन को कहते हैं सॉल। जैसे पेंट, स्टार्च का जलीय विलयन, आप सब लोग भली भांति परिचित हैं पेंट से, वो सॉल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ये भी द्रव। दोनों ही द्रव अवस्थाएं हैं, परिक्षेपण प्रावस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। ये दोनों मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और इस कोलाइडी विलयन का यहां पर क्या नाम होगा? पायस या इमल्शन। पायस या इमल्शन बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। दूध या जल में तेल, आप सब लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? पायस के। नेक्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक कोलाइडी विलयन, और उस कोलाइडी विलयन का यहां पर नाम क्या होगा? झाग या फोम। बहुत कॉमन एग्जांपल है शेविंग क्रीम, आप लोग जानते हो, शेविंग क्रीम के जो झाग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। फैटी गई क्रीम, फेन, साबुन के झाग, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जो गैस परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम द्रव के अंतर्गत फोम नामक कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। अगला जो होगा इसमें, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाएंगे। उस कोलाइड विलयन का नाम क्या होगा यहां पर? एरोसॉल। जैसे धुआं, धूल आदि, आपने देखा होगा धूल उड़ती है या धुआं निकलता है, तो वो सब कोलाइडी विलयन कौन सी कैटेगरी में होते हैं? वो एरोसॉल की कैटेगरी में होते हैं। अगला है आपके पास परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस। ये दोनों मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और इसका नाम क्या होगा यहां पर? द्रव एरोसॉल। क्या नाम होगा यहां पर? द्रव एरोसॉल। जैसे बादल, कोहरा, कुहासा, कीटनाशक स्प्रे, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। बादल हो गए या कुहासा हो गए, ये कीटनाशक स्प्रे जो होती है, ये द्रव एरोसॉल्स के एग्जाम्पल है। एक बात यहां पर नोट करने लायक है, और नोट कर लीजिए कि एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है। एक गैस का मिश्रण दूसरी गैस के साथ कैसा होता है? समांगी होता है। अतः यह कोलाइडी तंत्र नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? कोलाइडी तंत्र विषमांगी होता है, और दो गैसों का मिश्रण कैसा होता है? समांग, होमोजीनियस होता है। दो गैसों का मिश्रण होमोजीनियस होता है, जबकि कोलाइडियल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है। अतः आपसे पूछा जा सकता है क्या दो गैसें मिलकर कोलाइडियल सॉल्यूशन बना सकती हैं? नेवर, नहीं बना सकती। कोलाइडी तंत्र विषमांगी होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? एक समांग मिश्रण बनेगा गैस गैस का। क्लियर हो रहा है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी निकाय दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड।
लायोफिलिक कोलाइड्स के रूप में जाना जाता है। द्रव स्नेही, इस शब्द को हम एनालिसिस करें। द्रव स्नेही, द्रव स्नेही का अर्थ है द्रव को चाहने वाला। द्रव स्नेही का अर्थ क्या हो गया? द्रव को चाहने वाला, अर्थात उन पदार्थों को जिन्हें द्रव के संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है उन्हें द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव स्नेही के। क्लियर? ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, इन्हें उत्क्रमणीय सॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉल पर्याप्त स्थायी होते हैं और इनको आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता, मीन्स इनको इजीली हम कोएगुलेट नहीं कर सकते। हाँ, यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो द्रव स्नेही कोलाइड को यहां पर हम जल स्नेही कहेंगे। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो द्रव स्नेही कोलाइड को जल स्नेही कोलाइड या जल रागी कोलाइड या हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के नाम से जाना जाएगा। दूसरा होता है इसमें द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स। द्रव विरोधी का अर्थ क्या होता है? द्रव से घृणा करने वाला, द्रव से घृणा करने वाला, अर्थात उन पदार्थों को जिन्हें द्रव के संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाते हैं? द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे धातु सॉल, धातु सल्फाइड सॉल, धातु हाइड्रोक्साइड सॉल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? द्रव विरोधी के। द्रव विरोधी कोलाइड्स, इनको अनुत्क्रमणीय सॉल भी कहा जाता है, इरिवर्सिबल सॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। और ये स्थायी नहीं होते, ये सॉल स्थायी नहीं होते और इनको आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। यदि इस स्थिति में परिक्षेपण माध्यम जल हो तो द्रव विरोधी कोलाइड को यहां पर, जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है तब द्रव विरोधी कोलाइड को क्या कहेंगे हम? जल विरोधी कोलाइड या जल विरागी कोलाइड या हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। क्लियर? तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में क्या अंतर हो गया? द्रव स्नेही मींस द्रव को चाहने वाला, विरोधी मींस द्रव से घृणा करने वाला। जिनके कोलाइडी विलयन द्रव के साथ आसानी से बन जाए वो द्रव स्नेही, जिनके कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनते हैं या नहीं बनते बिल्कुल, उनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडों को बहु आणविक, वृहद आणविक और सहचारी कोलाइडों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक एक बार में हम एक एक बताएंगे आपको। बहु आणविक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर और पॉली मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। पॉली और मल्टी मींस बहुत सारे, मींस क्या है? वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणुओं या अणुओं के समूह के रूप में रहते हैं। जिनके विलयन में कोलाइडी कण किसके रूप में रहते हैं? परमाणुओं या अणुओं के समूह के रूप में रहते हैं, उन्हें बहु आणविक कोलाइड कहते हैं। और इन कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। जैसे एक गोल्ड सॉल में अनेक प्रकार के परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकारों के कण हो सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे, क्योंकि समूह में उपस्थित होते हैं। तो पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होता है? कोलाइडी कण परमाणुओं या अणुओं के समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा है वृहद आणविक कोलाइड या मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। वृहद आणविक कोलाइड या मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण
एक बड़े अणु के रूप में रहते हैं। डिफरेंस क्या हुआ, वहां पर कोलाइडी कण परमाणुओं के समूह के रूप में या अणुओं के समूह के रूप में थे। यहां पर अंतर क्या है कि यहां कोलाइडी कण एक बड़े अणु के रूप में है। इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। कुछ प्राकृतिक एग्जाम्पल और कुछ आपको सिंथेटिक एग्जाम्पल इसके बताते हैं। जो नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं उनमें स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। और जो मानव निर्मित हैं वो कौन से हैं, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबड़ आदि। तो इस प्रकार बृहद आणविक कोलाइड में जो कोलाइडी कण है एक बड़े कणों के रूप में उपस्थित रहते हैं। तीसरा जो होगा वो होगा सहचारी या संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स। वे कोलाइडी पदार्थ जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं परंतु उच्च सांद्रता पर संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होने का मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, संगुणित या सहचारी कोलाइड कहते हैं। और इस प्रकार संगुणित समूह क्या कहलाते हैं, मिसेल कहलाते हैं। जैसे साबुन, इसी प्रकार डिटर्जेंट्स, इसी तरह के एसोसिएटेड कोलाइड्स के उदाहरण हैं। क्रांतिक मिसेल सांद्रता, एक निश्चित ताप पर किसी अपमार्जक के विलयन की वह सांद्रता जिससे कम सांद्रता पर वह विद्युत अपघट्य के रूप में तथा इससे उच्च सांद्रता पर वह संगुणित कोलाइड के रूप में कार्य करता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। साबुनों के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। दोबारा से समझिए, यदि सांद्रता किसकी निश्चित, किसी अपमार्जक के विलयन की सांद्रता यदि क्रांतिक मिसेल सांद्रता से कम पर देखें तो वो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, और यदि क्रांतिक मिसेल सांद्रता से ऊपर देखें तो वो संगणित कोलाइड की तरह कार्य करेगा। तो यह सांद्रता यहां पर क्या कहलाएगी, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाएगी। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के कोलाइडी निकाय होते हैं। कैसे होते हैं? पहला होता है एक्वासॉल। एक्वा मीन्स वाटर, मीन्स पानी, या हाइड्रोसॉल। यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो सॉल को एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहा जाता है। जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो इस प्रकार प्राप्त कोलाइडी निकाय को एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहते हैं। दूसरा क्या है, एल्कोसॉल। यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है तो प्राप्त सॉल को एल्कोसॉल कहा जाता है। एरोसॉल, यदि परिक्षेपण माध्यम वायु यानी एयर है तो प्राप्त सॉल को एरोसॉल कहा जाता है। बेंजोसॉल, यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है तो सॉल को बेंजोसॉल कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोलाइड और एक ऋणात्मक कोलाइड। वे कोलाइडी विलयन जिनमें विद्यमान परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक आवेश होता है धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे धातु हाइड्रोक्साइड, हीमोग्लोबिन, मैथिलीन ब्लू धनात्मक कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक कोलाइड, नेगेटिव कोलाइड्स। वे कोलाइडी विलयन जिनमें विद्यमान परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे धातुओं के सॉल,
धातु सल्फाइड सॉल्ट, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, चारकोल, धुआं, ये किसके उदाहरण है? ऋणात्मक कॉलाइडी सॉल के उदाहरण हैं।